गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, तो आप लोग के लिए आज से मैं क्लास 11th का बेसिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग सारा भी 10th का एग्जामिनेशन दे कर के आए हो, तो 11th की स्टडी होनी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक ऐसे बैठे रहना अच्छी बात नहीं है। तुम लोग को पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। एक आध महीना की छुट्टी काफ़ी हुई, तो मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे बेसिकली केमिस्ट्री आपका, ठीक है। देखिए, केमिस्ट्री जो 11th की है वो हमारे पहले तो जानने की ज़रूरत है, सीधा पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। पहले तो जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में हम लोग पढ़े क्या, हमें पढ़ना है क्या। तो जो 11th की बेसिकली केमिस्ट्री है या 12th में जो आप केमिस्ट्री पढ़ोगे सो वो 9th और 10th से काफ़ी हद तक डिफरेंट है। जैसे बहुत लोगों का ये परसेप्शन भी होगा, यार 9th में या 10th में कितना हार्ड था यार केमिस्ट्री, एक आध दो चैप्टर ही तो अच्छा लग रहा था 9th में, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर था कितना अच्छा सा लगा था, बाकी तो मोल कॉन्सेप्ट अरे वाह कितना मतलब मुश्किल है वो। फिर से रिएक्शन याद करना, वो फर्स्ट सेकंड चैप्टर कितना गंदा था, इज मैटर अराउंड अस प्योर समथिंग, उस टाइप से चैप्टर्स थे, तो कितना बुरा लग रहा था वो, कैसे होगा यार। फिर 10th में भी फिर आप आए होगे, तो 10th में भी आए होगे, तो चलो फर्स्ट चैप्टर ठीक है अच्छा है, लेकिन फिर से आपको जब रिएक्शन ये सब याद करना पड़ेगा, मेटल इसके साथ रिएक्ट करके वो बना रहा है, उसके साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है, फिर से वापस से गंदा लगना स्टार्ट होगा, अरे यार ये कितना गंदा है। तो देखिए एक्चुअल में जो 10th है, तो 10th में जो भी केमिस्ट्री पार्ट है तो वो आपका बेसिक भी नहीं कहा जा सकता, वो कुछ अजीब टाइप का केमिस्ट्री है आपका। वो इंडिविजुअली आपको कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा रहा है, जैसे मतलब उतना कंटेंट है ही नहीं, क्योंकि जिस लेवल का है उसी लेवल के हिसाब से कंटेंट होगा बुक में, या जो भी प्रिस्क्राइब्ड है कि आपका कोई भी चैप्टर है तो उसके अकॉर्डिंग उतना ही वैल्यू दिया हुआ है जितना आपके वर्क का है, बाकी उसके पीछे का भी बहुत चीज़ है, आगे का भी बहुत चीज़ है। जब आप ओवरऑल चीज़ों को पढ़ोगे तब आपको वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगा, एक्चुअल में समझ में आएगा कि किधर से आया और कैसे तक गया, कहाँ तक उसका मतलब लास्ट हमारा ये है। तो उधर में जितना कंटेंट है सिर्फ उस कंटेंट को सीधा डाल देना है, डायरेक्ट रिएक्शन ये सब कुछ नहीं, सीधा एकदम एक बार में डाल देना कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहा है तो उसके साथ डायरेक्टली ये इससे ज़्यादा ये रिएक्ट करेगा क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाइयर है। तो इस टाइप से डायरेक्ट उधर में कॉन्सेप्ट्स है, बट वैसे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ने से इसी वजह से हमारा केमिस्ट्री थोड़ा सा हम लोग को उल्टा पुल्टा लगने लगता है। बट एक्चुअल में जो हमारा यहाँ 11th 12th का केमिस्ट्री है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं काफ़ी बेसिक से, वही 9th 10th लेवल जो आप पढ़े होगे वहाँ पे, उसमें भी बेसिक एग्जैक्ट बेसिक नहीं है हमारा, तो उससे भी बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और काफ़ी अच्छा लेवल है। तो इसमें जो भी एक पार्टिकुलर चैप्टर है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका चैप्टर है, तो उसमें अच्छा खासा सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थ्योरी, बहुत ही अच्छा सुंदर सा थ्योरी है, तो या फिर जो भी उसका प्रॉब्लम्स है, तो एक चैप्टर आप पूरे अच्छे से पढ़ोगे, आपका जो भी 15 to 20 पेजेस का वो चैप्टर होगा बुक में, तब आपको एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरा ओवरव्यू पता चलेगा। अच्छा एटम ऐसा ऐसा होता है, इसमें एक्चुअल में ऐसा ऐसा है, लेकिन वहाँ पे बस थोड़ा सा स्टार्ट ही होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक आध दो थ्योरी पढ़ें, उसके बाद हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर बंद हो गया, उसके बारे में कुछ आगे आइडिया ही नहीं मिला, तो फिर से वो अरे क्या हो गया, अभी तो अच्छा लग रहा है, स्टार्ट ही हुआ था चैप्टर खत्म हो गया। सिमिलरली मोल में यही है कि मोल को स्टार्ट ही हम लोग करते हैं समझना कि मोल है क्या, कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ही उसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वैसे ही चैप्टर एंड कर देते हैं, तो पता चला ना ही उस पर टाइम दे पाए, ना ही उस वजह से यार मोल तो काफ़ी टफ है, इससे ज़्यादा टफ तो कोई है ही नहीं हमारा, लेकिन एक्चुअल में वो काफ़ी आसान है। तो इधर में हम लोग जो भी केमिस्ट्री 11th में पढ़ते हैं तो या 12th में पढ़ते हैं, तो वो आपका पूरा का पूरा अच्छा सा कंटेंट है, तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में। आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं है तो, अगर है तब तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इन केमिस्ट्री जो पार्ट है, अगर आप मतलब मैथ्स ले रहे हो आपको जेई करना है, या फिर अगर आप बायोलॉजी ले रहे हो आपको नीट करना है या कुछ भी करना है, तो इस पार्ट में जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले करता है, रोल है उसका। जैसे अगर मान लीजिए कि आप सिंपल सा, हम लोग ज़्यादा टाइम इस पर नहीं देंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेसिस पे तो हम लोग काम करेंगे। जैसे अगर आप मान लो कि आप जेई का ही पेपर दे रहे हो, तो जेई का पेपर दोगे तो आपका एक तरफ फिजिक्स है 100% कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अगर कॉन्सेप्ट से सब आता है तो आपको इंटरेस्टिंग वो लगेगा ऑब्वियसली। मैथ्स है वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। केमिस्ट्री में क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट याद रखना है, आधा चीज़ आप याद रख लो, आधा चीज़ आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, मैथमेटिक्स करना सॉल्व करना ये सब आता है, बस आपका दम निकल जाना है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। तो सिमिलरली अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हो तो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स फिर से कॉन्सेप्चुअल पूरा, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बायोलॉजी में मोर ओवर चीज़ आपको मेमोराइज याद रखना पड़ता है, केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा याद रखिए, और बस उन दोनों का मिक्सचर है,
तो ये जो सब्जेक्ट है वो हमेशा दो सब्जेक्ट का मिक्सचर है जो भी आपका ये, चाहे आप जेई करना चाहो चाहे नीट करना चाहो, केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये आपके टाइम को बहुत ही ज़्यादा सेव करेगा। अगर आपकी 30 क्वेश्चंस हैं, सपोज कीजिए कि 30 क्वेश्चन है, अभी तो चेंज हो गया हमारा पैटर्न, अगर फिलहाल बात कर दे 30 क्वेश्चंस की कि आपका जेई मेंस के पेपर में 30 क्वेश्चंस अगर आपके पूछे जा रहे हैं, तो 30 क्वेश्चंस अगर आप मैथ्स के अप्रोच करते हो तो हो सकता है आपको कि 30 क्वेश्चंस को अप्रोच मतलब सारे को देखते देखते सॉल्व करते करते, ऑब्वियसली सारा तो नहीं होगा, तो जो भी उसमें से छांटते छांटते सॉल्व करते करते आपको 1.5 आवर भी लग जाए, अगर अच्छा क्वेश्चन से ज़्यादा लग जाए, मतलब मोर देन 1 आवर तो लगना ही है। फिजिक्स में भी मोर देन 1 आवर 1.5 आवर लगना है। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है कि अगर आपको अच्छे से पढ़ के गए होगे तो इसका जो 30 क्वेश्चन है आप अगर सही से पढ़े हुए हो तो 40 to 45 मिनट्स उतना मतलब विदिन 1 आवर आप तो आप आसानी से 40 मिनट्स 35 to 40 मिनट्स में टोटल का टोटल 30 क्वेश्चन आप कर लोगे, जो आपको आता है हाँ ये हो गया, बाकी हमको नहीं आता है, नहीं होने वाला, मतलब वो आपका टाइम किल कभी भी नहीं करेगा। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, सिंपल, याद नहीं है तो खत्म। सिमिलरली उधर में नीट में भी ये 45 क्वेश्चन है, तो आप चाहो तो इसका क्वेश्चन आसानी से 45 मिनट्स में भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ बस अरे पढ़ाई तो अच्छे से करनी पड़ेगी ना। तो केमिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है जो एग्जामिनेशन टाइम में आपका टाइम बिल्कुल भी किल नहीं करेगा, वो आपको मतलब इंस्टेंट रिजल्ट दे रहा है कि हाँ होने वाला है, हो गया हमारे से, इससे ज़्यादा इसमें नहीं होने वाला है, मतलब। लेकिन फिजिक्स मैथ आपको उलझा करके रखेगा इस टाइप से। तो केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है दोनों के में, तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअल में है भी ये। और रही बात ये कि अगर आप 11th 12th चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, उससे मतलब नहीं है। केमिस्ट्री जब आपका एक सब्जेक्ट है तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही, और अच्छे से मन लगा के पढ़ें तो आपको ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि 11th का कोई चैप्टर नहीं है। अगर आप 11th की बुक उठा करके देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर हमारा मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है, जो भी एनसीईआरटी में इसी टाइप से नाम दिया हुआ है। लेकिन हम लोग को मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले काफ़ी चीज़ें हैं जो पढ़नी पड़ेगी। आपको जूनियर क्लासेस में ये पढ़ाई गई होगी, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है फिर भी हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल तो स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री है क्या, कितने टाइप का है, बेसिक चीज़ें। जैसे अगर आज हम लोग किसी भी बुक को फ्लुएंटली पढ़ ले रहे हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश का वर्ड्स आ रहा है, इंग्लिश हम लोग बोल पा रहे हैं अच्छे से, तो उसका बेसिक यही था कि हम लोग को बचपन में बैठा करके ABCD लिखना सिखाया गया था, उसको साथ में कंबाइन करके फिर वर्ड का बनाना सिखाया गया था। पहले तो ABCD इंडिविजुअल पढ़ें, फिर साथ में कंबाइन करके वर्ड बनाना सीखें, फिर उन सारे को कंबाइन करके हम लोग सेंटेंस बनाना सीखें। केमिस्ट्री में भी वही, पहले एलिमेंट को पढ़ेंगे, फिर एलिमेंट को सारे को कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनाएंगे, उस सारे कंपाउंड को भी आपस में मिल करके रिएक्ट कराएंगे तो केमिकल रिएक्शन ये सब करवाएंगे। तो ये भी उसी टाइप का। तो पहले तो बेसिक्स आपको, अगर ABCD नहीं आता तो आज आप सेंटेंस पढ़ लेते हैं, बोल लेते, क्या कभी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट उधर से ही करेंगे। बाकी जो 11th की केमिस्ट्री है उसमें जो मेजर पार्ट है, हम अभी आपको थोड़ी देर में पढ़ाएंगे कि केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक, जिसमें से मेजर पार्ट हमारा 11th का फिजिकल है और इनऑर्गेनिक है। सबसे ज़्यादा फिजिकल है, देन इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक काफ़ी कम है, जबकि 12th में मेजर पार्ट हमारा ऑर्गेनिक का है। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, होप आपको समझ में आएगी बात। चलिए देखिए केमिस्ट्री, तो पहले तो हम लोग को ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे केमिस्ट्री के अंदर में कौन कौन सा चैप्टर है, किस टाइप से है, लेकिन पहले पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या, ठीक है। केमिस्ट्री बेसिकली है क्या हमारा, देखिए तो केमिस्ट्री इतना तो पता है कि साइंस का ब्रांच है, क्योंकि साइंस इसी टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, पढ़े होगे जूनियर क्लास 10th में हमारा साइंस होता है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग नेचर, प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, नेचर के बारे में, नेचर के अंदर जो जो चीज़ है हमारा उन सब के बारे में पढ़ते हैं। जैसे नेचर के अंदर बेसिकली हमारा जो मेजर पार्ट है दैट इज ऑफ मैटर, मेजर पार्ट ऑफ द नेचर इज व्हाट, मैटर। तो मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर क्या है, कौन कौन सा मैटर कौन कौन से टाइप का है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर एक्चुअल में बना हुआ किस चीज़ से है, और ये मैटर का प्रॉपर्टी क्या है, ये कैसा कैसा प्रॉपर्टी शो करता है। तो ओवरऑल हम लोग केमिस्ट्री में बेसिकली किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में। मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट मतलब वो बना हुआ किस किस चीज़ से है हमारा,
और दैट उसका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे अगर बात करें सिर्फ इस मार्कर की हम लोग, तो मार्कर एक मैटर है। मैटर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि दैट सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, वैसा सब्सटेंस जो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब यहाँ पे इसको कहीं भी रख देंगे, जैसे मेरे हाथ पे ये रखा हुआ है और कुछ ना कुछ स्पेस को तो मेरे हैंड के स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब ये मैटर होगा। और कुछ ना कुछ इसका काफ़ी कम मास है, बट मास तो है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज बेसिकली कॉल्ड मैटर। क्लियर। अब ये मैटर है तो इसको देखने से ही हम लोग बता सकते हैं कि अच्छा ये ऊपर से हम लोग इसको प्रेस कर रहे हैं, प्रेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में है। तो इसका हम लोग एक प्रॉपर्टी तो बता चुके ना कि ये सॉलिड है, वो कि हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया इस मैटर का। तो मैटर के प्रॉपर्टी को भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। बाकी आप ये भी पढ़े हुए कि एक मैटर है तो बहुत छोटा छोटा चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होगा, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। तो ये हो गया इसका कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट मतलब जिस चीज़ से मिलकर के बना हुआ होगा। तो एटम, मॉलिक्यूल, ये सब सारे के बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी बेसिकली अबाउट नेचर के अंदर में किस चीज़ का? मैटर का, सब्सटेंस का, जो भी मैटर है सो। तो मैटर, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर कंस्टिट्यूएंट, इस चीज़ के बारे में जहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज बेसिकली कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of, which deals with the study of, which deals with the study of matter, comma, their physical and chemical properties, मतलब their properties, their physical and chemical properties and their constituents, and their constituent। इन चीज़ों के बारे में हम लोग जहाँ पे पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मैटर, मैटर तो आपको पता ही है। देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वैसा प्रॉपर्टी, वैसा गुण जो आपको आउटलुक से, उसके अपीयरेंस से पता चला। जैसे इसको देखने से ही पता चला कि ये सॉलिड है, वाटर को देखेंगे ही तो पता चल जाएगा कि वो लिक्विड है। तो दैट इज सॉलिड या लिक्विड है, दिस इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ जो आउटलुक से, अपीयरेंस से पता चले। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि इसको हम लोग अगर कुछ दिन तक धूप में छोड़ दिए, इसको वाटर में हम लोग कुछ दिन तक डाल के छोड़ दिए, तो ये कुछ और में तो नहीं बदल गया। जैसे हम लोग का आयरन है, उसको कुछ दिन तक हम लोग एयर वाटर के प्रेजेंस में छोड़ देंगे तो रस्ट हो जाता है, तो वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। कि मतलब कि वो केमिकली किस टाइप से एक्ट कर रहा है, मतलब इसमें बदल करके किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया। आप पढ़े हो गए केमिकल चेंज, दैट टाइप ऑफ चेंज जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाना, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब इसके इंटरनल प्रॉपर्टी, अंदर का प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कोई चीज़ बना सकता है, नया खुद भी कन्वर्ट कर सकता है। दैट प्रॉपर्टी इज केमिकल मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी, वेयर इज आउटलुक की वजह से जो प्रॉपर्टी पता चलेगा दैट इज इज फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड देयर कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट करने का मतलब ये हुआ कि वो जिस चीज़ से हमारा मिलकर के बना हुआ है। तो केमिस्ट्री इज बेसिकली दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर कंस्टिट्यूएंट्स। आप कंटिन्यूसली कॉपी भी करते चलोगे, मैं लिखूंगा फिर मिटा दूंगा, तो आपको जो भी चीज़ लगेगा कि हाँ स्टेटमेंट लिखने लायक है, भूल जाऊंगा, आप उसको नोट्स वाइज पॉइंट बाय पॉइंट पॉज कर करके वीडियो लिखते चले जाइएगा। नोट्स आपको खुद ही बनाना है, क्योंकि यहाँ पे आपसे बोल बोल करके नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर। अब देखिए, तो बेसिकली केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर को ही। तो केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं मैटर, तो पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि एक्चुअली मैटर है क्या, कितने टाइप का है, नहीं है। क्योंकि जब तक हम लोग को यही पता नहीं रहेगा मैटर, और इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो फिर कैसे होगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर के बारे में कि मैटर क्या है, नहीं है। क्लियर ना। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि काम है मेरा। आप थोड़ा सा सिर्फ मेहनत करो, बाकी केमिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। मुझे इंटरेस्टिंग लगा है तो आपको भी लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर लगता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो प्लीज़ चलिए देखिए। तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन मैटर से, क्योंकि पूरा का पूरा केमिस्ट्री मैटर ही है, क्योंकि इसमें मैटर के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले तो हम लोग देखते हैं मैटर। मैटर के बारे में सिंपल सा आप जानते होंगे कि एनीथिंग
दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जगह को छेकता है, साथ में उसके पास कुछ मास होता है, उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं। डेफिनेशन इज सो सिंपल। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ठीक है, कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई, जगह को छेकता है और उसके पास मास है, उसको मैटर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल दिस बोर्ड हमारा इस वॉल का कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, साथ में इसके पास कुछ मास भी है, मैटर। ये हमारा वॉच, ये हमारा शर्ट, ये मार्कर, कुछ भी, ये माइक, सारा कुछ आपका क्या चीज़ है, सारा का सारा आपका मैटर है, क्योंकि ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके पास कुछ मास भी है। क्या चीज़ हमारा मैटर बेसिकली नहीं है, दैट इज बेसिकली आप पढ़े होगे फीलिंग्स कि लव हमारा, आई एम हैप्पी, हम खुश हैं, तो खुश हैं तो खुशी जो मेरा है दैट इज़ नॉट मैटर बिकॉज इट इज़ नॉट ऑक्यूपाइंग इन स्पेस। अब बोले सर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मेरे दिमाग या मेरे दिल का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तभी तो सर हम खुश हैं। दिमाग में ऐसी बात है खुशी की, तभी ना हम खुश हैं। तो दैट मीन्स हमारा ब्रेन का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज़ नॉट द बेसिकली स्पेस, ठीक है। तो बट मास उसका किधर में है, तो सर उसका मास है, तभी तो ब्रेन का ओवरऑल कुछ ना कुछ मास है, तो दैट इज़ लॉजिकलेस। तो बस वो हंसने की बात है, बाकी और कुछ नहीं। तो कोई भी फीलिंग हो गया, आप खुश हो, दुखी हो, इस टाइप से, तो दीज ऑल फीलिंग्स नेवर ऑक्यूपाई स्पेस एज वेल एज दे डोंट हैव मास, तो इसको हम लोग मैटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखिए मैटर जो होता है हमारा, वो हम लोग डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट उसका क्लासिफिकेशन हम लोग दो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे करते हैं। तो हम लोग अब पढ़ते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन, और मैटर को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम लोग कर रहे हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कर रहे हैं। और प्रॉपर्टीज़ अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि दो टाइप का प्रॉपर्टी आपको बताए थे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और कौन सा प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कितने टाइप का होता है। दैट इज बेसिकली फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब दैट प्रॉपर्टीज विच इज कैन बी derived by the outlook of that matter, उसको देखने से, उसके लुक अपीयरेंस से जो प्रॉपर्टी पता चलेगा। सो एंड द सेकेंड क्लासिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज बेसिकली केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब मैटर को हम लोग क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में। क्लियर? नाउ देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में, दैट इज़ द केस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर हम लोग का तीन टाइप का होगा। आप ये बताओगे सर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक्चुअल में तीन टाइप का नहीं, एक्चुअल में ये 6 टाइप का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर हमेशा मेरा 6 टाइप का। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज liquid, third one is gas, fourth one is plasma, fifth one is BEC, इसको हम लोग फुल फॉर्म है इसका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और कितना मुश्किल मुश्किल नाम है, कैसे याद होगा। शुरुआत ही अभी सर बोले ही थे ये केमिस्ट्री आसान है और नाम ही इतना मुश्किल मुश्किल है। कुछ नहीं मुश्किल, थोड़ा सा जब आप 10th से 11th में आओ तो थोड़ा सा ब्रेन को मैच्योर करोगे आप, तो उतना आसान मतलब छोटा छोटा सा चीज़ 9th 10th की तरह नहीं होगा, इधर में एक्सपेंडेड वर्जन होगा। आप इंटरेस्ट अगर ध्यान से देखोगे तो आपको मज़ा आएगा, स्टोरी टाइप का फील होगा। अगर आप इसको बोरिंग इस टाइप से देखोगे यार इतना लंबा है, इतना गंदा नाम है, दैट मीन्स आप स्टडी से भाग रहे हो, तो कभी भी आपको वो पसंद नहीं होगा। तो उससे भागना नहीं है, उसको आप गेन करने की कोशिश करो, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो दैट फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, BEC. BEC stands for Bose-Einstein condensate, and the last one is fermionic state.
तो ये सब सारा फिजिकल क्लासिफिकेशन है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब आउटलुक, उसके देखने वेखने की प्रॉपर्टी की वजह से, उसका लुक की प्रॉपर्टी और लुक की वजह से उसको हम लोग मैटर को 6 टाइप में बांटते हैं। दैट इज बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, BEC फॉर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड फेर्मायोनिक स्टेट। क्लियर? इसमें से 3 तो आपका मोस्ट कॉमन आप हमेशा पढ़े होगे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम लोग को 11th-12th में भी यही 3 के बारे में पढ़ना है। इस तीनों के बारे में हम लोग 11th-12th के बाद जब हायर क्लासेस में जाते हैं तब हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर? तो हम लोग अभी भी हमारा जो भी स्टडी वो कन्फाइंड रहेगा, लिमिटेड रहेगा सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए ही। जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर हमारा 2 टाइप का है। और इसको इधर कर देता हूँ मैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर हमारा 2 टाइप का है। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस। केमिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर को हम लोग 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर? नाम अब धीरे धीरे लग रहा है, अच्छा हाँ ये तो पढ़े थे शायद 9th में। प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। देखिए जो प्योर सब्सटेंस होता है हम लोग पहले पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, तब इंडिविजुअली सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस हमारा 2 टाइप का बेसिकली, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस कितने टाइप का? 2 टाइप का, दैट इज बेसिकली एलिमेंट एंड कंपाउंड। जबकि जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसको हम लोग और भी बोलते हैं मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग और भी क्या बोलते हैं? मिक्सचर। और ये मिक्सचर बेसिकली 2 टाइप का होता है, आप पढ़े भी होंगे। मिक्सचर 2 टाइप का, फर्स्ट वन इज होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्लियर? तो इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग और भी बोलते हैं मिक्सचर, एंड मिक्सचर 2 टाइप का, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस 2 टाइप का, एलिमेंट एंड कंपाउंड। जो एलिमेंट होता है वो बेसिकली हमारा 3 टाइप का है। मेटल, नॉन मेटल, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी मेटल भी। क्लियर? जबकि जो कंपाउंड है वो 2 टाइप का, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, ये इतना बड़ा हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। देखिए सिंपल सा है। मैटर हम लोग जानते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज बेसिकली मैटर। 2 टाइप से हम लोग क्लासीफाई करते हैं, फर्स्ट वन इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन स्टैंड्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स आउटलुक, ऊपर लुक, अपीयरेंस वाला जो प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे। वेयर एज केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी, अंदर की प्रॉपर्टी की वजह से। और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर बेसिकली हमारा 6 टाइप का हो गया, दैट इज बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। BEC stands for Bose-Einstein condensate and fermionic state, whereas on the basis of chemical classification हमारा मैटर 2 टाइप का, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस।
प्योर सब्सटेंस वापस से दो टाइप का, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट तीन टाइप का, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, जिसको सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। कंपाउंड दो टाइप का, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग और भी बोलते हैं मिक्सचर, और मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो इतना हमारा ऐसे हम लोग मैटर को क्लासीफाई करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर को, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ना है कि कौन कौन क्या क्या चीज़ हमारा कैसे कैसे होता है, सबके बारे में हम लोग पहले डिटेल में पढ़ेंगे। देन हम लोग अपने चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे, क्योंकि आपको इतना पढ़ लेने के बाद 100% मैटर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन या समझ में आएगा कि कौन सा मैटर क्या है नहीं है, तब आसानी से आप चैप्टर को पढ़ सकते हो। ये बेसिक्स आपको अच्छे से आएगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा और आपको समझ में भी आएगा कि अच्छा हाँ ये है, ये वो है, इस टाइप से। चलिए, तो हम लोग पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग तीन ही बेसिकली पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सब हमारे 12th तक के सिलेबस का नहीं है, जिसको इंट्रोड्यूस करने का कोई मतलब फ़िलहाल है नहीं। बट आपको नाम सिर्फ पता होना चाहिए कि बेवकूफ़ की तरह कोई आपको बेवकूफ़ ना बना दे, बेवकूफ़ की तरह बेवकूफ़ ना बना दे, मतलब बेवकूफ़ हो गए तो कि प्लाज्मा, BEC, फॉर्माइनिक स्टेट, लेकिन ध्यान में रखना है। बाकी हमारा यूज़ का यही है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। कॉपी करते जाओगे आप, कॉपी करते जाओ, ये नहीं सोचो कि सर तो अभी बोल ही नहीं रहे लिखने के लिए, मतलब नहीं लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर बोलेंगे नहीं तो ऐसा थोड़ी कि सर आगे आपको कॉपी में भी लिखेंगे, वो लिखना आप ही को है। तो आप जो चीज़ आपको लिखने वाला इंपॉर्टेंट लगे, ऐसा नहीं कि जो बोर्ड पे लिखा है वही जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ आपको वो लगे कि हाँ ये ज़रूरी का चीज़ है। तो नोट्स मतलब ही यही होता है, नोट्स मतलब ये है कि वो आपके पढ़ने की चीज़ है, उसको मैं थोड़ी कभी देखने हूँ कि अच्छा आप क्या लिखे हो नहीं लिखे हो, ये दिखाओ गलत है क्या सही है क्या, वो दैट इज़ द पार्ट ऑफ 10th तक। उसके बाद हम लोग चेक वेक नहीं करते। नोट्स मतलब ऐसा चीज़ लिखें उसमें कि जो हमारे लिए हो। अब मैं जो लिखवाऊँगा आप उसी को सिर्फ लिखोगे तो वो तो मेरा नोट्स हो गया ना, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग वो लिखवाएं जो हमको लग रहा था कि हाँ ये ज़रूरी का चीज़ है। आपका नोट्स मतलब कि आप वो चीज़ लिखो जो आपको याद नहीं रह सकता है, जो आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो वो बहुत बात ऐसी भी हो सकती है जो सिर्फ मैं मुँह से बोल के छोड़ दूँ, लिखवाऊँ नहीं। अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट मैं भूल जाऊँगी या भूल जाऊँगा तो आप उसको तुरंत नेक्स्ट पॉइंट करके हिंदी, इंग्लिश, फारसी, उर्दू, जिस चीज़ में आपको समझ में आता है उसमें लिख डालिए आप, क्योंकि नोट्स मतलब आपके पढ़ने की चीज़ है। तो आप जब रिवाइज़ करो तो उस चीज़ को पढ़ सको, ठीक है। चलिए, फिर हम लोग अभी फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का पढ़ते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो मैटर को हम लोग फिजिकली भी क्लासीफाई किए थे 6 पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, BEC एंड फॉर्माइनिक स्टेट, जिसमें से हमारा 3 इंपॉर्टेंट है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये हो गया सॉलिड। ये सब के बारे में आप पढ़ भी रखे होंगे, बोर नहीं फील करना है, जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो जानना केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको जानने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। सॉलिड सिंपल था, देखिए वैसा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोजली टाइटली पैक्ड होगा, दैट इज बेसिकली सॉलिड। सॉलिड मतलब वैसा सब्सटेंस जिसका जो भी मॉलिक्यूल ये सब है दैट इज बेसिकली क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड, दैट इज बेसिकली क्या चीज़, सॉलिड। अब ये सब 2 मॉलिक्यूल है, जैसे मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 2,
ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, एकदम दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है। ये तभी ना साथ में रहेगा जब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो टाइप का फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होता है और एक रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब दो चीज़ों को साथ में लाने वाला फोर्स, रिपल्सिव फोर्स मतलब दो चीज़ों को सेपरेट करने वाला फोर्स। अगर इस केस में मॉलिक्यूल नंबर 1 एंड मॉलिक्यूल नंबर 2 दोनों अगर हमारा साथ में है, इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रहा है कि रिपल्सिव फोर्स? अरे पास में है तो अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रहा होगा। अगर पूरा पास में एकदम साथ में एक दूसरे के एकदम चिपका हुआ है, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। मतलब इस केस में सॉलिड के केस में सिंस मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोजली टाइटली पैक्ड होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। जबकि लिक्विड के केस में हमारा मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा क्लोजली टाइटली पैक्ड नहीं होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। दैट मीन्स हमारा इधर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है बट उसकी इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो सारा मॉलिक्यूल साथ में आ जाता है हमारा। क्लियर? तो लिक्विड में भी हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है बट उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग नहीं रहा होता है। जबकि गैस के बारे में आप जानते होंगे कि गैस के केस में एक मॉलिक्यूल इधर में है तो एक मॉलिक्यूल कहीं और में है, तो उधर में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल अपना इंडिपेंडेंट है, अपनी तरह से घूम सकता है, सो कोई दूसरा फोर्स लगाने वाला इसके पास है ही नहीं। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल चाहेगा कि 1 नंबर के हम घूमने कहीं जाएँ तो वो अकेला कभी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको 2 को भी पकड़ के ले जाना पड़ेगा। यहाँ अगर ये मान लीजिए कि 3 नंबर है तो इसको भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों उसको पकड़ के रखे हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको खींच के रखे हुए हैं, तो एक अकेला कहीं नहीं जा सकता है, इसको साथ में लेके जाना पड़ेगा इतने को। जबकि ईश्वर के पास कोई ऑप्शन नहीं, इसको अकेला कहीं घूमने जाने का मन होगा चला जाएगा, क्योंकि इस पर दूसरा कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है। मतलब सॉलिड के केस में क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज हाईएस्ट। मतलब मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा क्या लगेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लगेगा। अब जैसे ही मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगेगा तो मॉलिक्यूल सारा का सारा एक साथ आकर के क्लोज होगा, एकदम दूसरे से चिपका हुआ होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा कि हमेशा मॉलिक्यूल्स कैसे रहेगा, क्लोजली टाइटली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली एंड टाइटली मतलब पूरे अच्छे तरीके से पैक्ड हमेशा रहेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा होता है। जबकि इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा हाईएस्ट तो नहीं होगा, तो इससे कुछ ना कुछ कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी तो मॉलिक्यूल हल्का सा सेपरेट चला गया। मतलब इधर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा लगता है, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड से यहाँ मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम लगेगा, लेकिन गैस से इसका मॉलिक्यूल तो थोड़ा सा क्लोज है ना, गैस का तो और दूर है। मतलब गैस से इसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस दैन दैट ऑफ सॉलिड बट इज लेसर दैन दैट ऑफ सॉलिड बट हाइयर दैन दैट ऑफ गैस। गैस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल का हाइयर लग रहा होगा, जबकि हमारा सॉलिड से क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब सॉलिड से कम लग रहा है तो सॉलिड की तरह ही तो कभी भी ये क्लोजली टाइटली पैक्ड नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल से इसका कभी भी क्लोजली टाइटली पैक्ड नहीं होता है। लेकिन हाँ, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यूअसली लग रहा होता है, और इस केस में नो एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन मॉलिक्यूल। मतलब एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये अकेला इंडिपेंडेंट है, कोई फोर्स किसी पे भी लगाने वाला नहीं है। तो सबसे बेसिक हमारा डिफरेंस सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में यही है कि इसमें हाईएस्ट होता है, जिसकी वजह से क्लोजली टाइटली पैक्ड, इसमें इन दोनों का इंटरमीडिएट बीच वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, मतलब इससे कम, इससे ज़्यादा, और इसमें तो बिल्कुल ही कम। क्लियर? जिसकी वजह से सॉलिड एकदम क्लोजली टाइटली पैक्ड होता है, ये दोनों हमारा क्लोजली टाइटली पैक्ड नहीं होता है। इधर मॉलिक्यूल हमारा फ्लो कर सकता है, मूव कर सकता है आसानी से, इधर में भी मूव कर सकता है, बट इधर में मूव नहीं कर सकता है। मतलब ये कभी भी फ्लूइड की तरह, फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सके मतलब बह सके, ये कभी भी फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि मॉलिक्यूल सारा क्लोजली टाइटली पैक्ड है। ये अकेला अगर मूव करेगा तो पूरा को ले करके मूव करेगा, क्योंकि 1 2 को पकड़ेगा, 2 इसके नेक्स्ट को, 1 3 को पकड़ेगा, क्योंकि इस पर फोर्स तो लगा ही रहा है। तो एक्चुअल में पूरा का पूरा मूव करेगा, मतलब फ्लो नहीं करेगा, तो
इज़ नॉट अ फ्लूइड या इट कैन नॉट फ्लो, ये कभी भी हमारा फ्लो नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट फ्लो बट इट कैन फ्लो, इट कैन फ्लो एंड इट कैन ऑल्सो फ्लो। मतलब ये भी फ्लूइड की तरह एक्ट कर सकता है और ये भी फ्लूइड की तरह एक्ट कर सकता है। वाटर को आप छोड़ दो नीचे सरफेस पे, इधर से फैल करके उधर तक चला जाएगा। बाकी गैस की तो कहानी ही नहीं है, गैस आप थोड़ा सा यहाँ से यहाँ छोड़ दो, वो एक्स्ट्रा अपने मन से आगे की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर? देखिए हो गया। अब देखिए सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे ये सॉलिड है, मॉलिक्यूल क्लोजली टाइड पैक्ड, तो इसको आप दबाने की कोशिश करोगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा। या फिर जो सॉफ्ट सॉलिड होता है वो थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता है, तो ये इनकॉम्प्रेसिबल या इट कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, तो इट कांट बी कॉम्प्रेस्ड। बाकी आप लोग को बेसिकली पता ही है, आइडिया है ही सॉलिड लिक्विड के बारे में, फिर भी हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लिक्विड को भी हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं, पर थोड़ा सा, बहुत लिटिल कॉम्प्रेस कर सकते हैं इसको हम लोग। इट कैन बी कॉम्प्रेस्ड बट टू अ स्मॉल एक्सटेंट। स्मॉल एक्सटेंट कहने का मतलब ये हो गया कि लिक्विड को भी हम लोग दबा सकते हैं, लेकिन काफ़ी कम, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गैस को हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं, तो इट इज़ कॉम्प्रेसिबल, ये आसानी से कॉम्प्रेस हमारा किया जा सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये सब बेसिक डिफरेंस है सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। तो जो मेन डिफरेंस है दैट इज़ बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि इस केस में मॉलिक्यूल्स में हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस केस में इन दोनों का इंटरमीडिएट, और इस केस में मिनिमम लग रहा होता है हमारा। क्लियर? आई बात समझ में? तो इतना बेसिकली हम लोग को सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आइडिया होना चाहिए। मेन जो क्लासिफिकेशन है हम लोगों का दैट इज़ द बेसिकली केमिकल क्लासिफिकेशन और द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। So our second classification of matter is chemical classification of matter। और अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर दो टाइप का था। फर्स्ट था हमारा प्योर सब्सटेंस। देखिए प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब ये हो गया, नाम से क्लियर है, प्योर शुद्ध। शुद्ध कहने का मतलब क्या चीज़, कि कोई भी चीज़ का उसमें मिलावट नहीं हो, मिक्सिंग नहीं हो। आई बात समझ में? जैसे हम कब प्योर होंगे, हम कब प्योर होंगे, जब हमारे अंदर सारा अच्छा गुण होगा, हमारे में कोई भी बुरा लत नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आई विल बी प्योर, समथिंग लाइक दैट, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी एक बात कह रहा हूँ। तो प्योर कहने का मतलब शुद्ध। शुद्ध कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई दूसरा एक्स्ट्रा चीज़ हमारा मिक्स नहीं हो, दैट इज़ बेसिकली प्योर। कहते हैं ना कि हम लोग को प्योर मिल्क आज के टाइम में नहीं मिलता है। प्योर मिल्क कहने का ये मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ दूध होना चाहिए, उसमें वाटर, क्योंकि हम लोग इधर करते हैं ना, वाटर भी डाल करके देता है, दैट इज़ नॉट द प्योर मिल्क। प्योर मीन्स सिर्फ और सिर्फ मिल्क ही होना चाहिए। तो प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब वैसा सब्सटेंस जो पूरी तरह से प्योर हो, उसमें किसी दूसरा चीज़ का मिक्सिंग, मिलावट नहीं हो, दैट विल बी बेसिकली प्योर सब्सटेंस। क्लियर? ये दो टाइप का है, एक तो है हमारा एलिमेंट, और एक है हमारा कंपाउंड। तो पहले तो हम लोग आते हैं एलिमेंट पे, देन हम लोग आएंगे कंपाउंड पे। तो एलिमेंट को पहले हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, एलिमेंट क्या है, कितने कितने टाइप का है, कैसे कैसे एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट के अंदर में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, कैसे किस चीज़ के नंबर को हम लोग डिसाइड करते हैं, देन हम लोग आएंगे कंपाउंड पे। ठीक है, तो अभी कंपाउंड पे आने में काफ़ी टाइम है,
तो हम लोग डिस्कशन बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपना एलिमेंट पे। देखिए एलिमेंट बेसिकली क्या हो गया, तो एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस का टाइप है? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस है मतलब इसमें किसी भी चीज़ का मिक्सिंग मिलावट नहीं होगा, ये 100% हमारा प्योर है। देखिए एलिमेंट आर दोज प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट वैसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। प्योर सब्सटेंसेस, pure substances that are made up of single kind of atoms, that are made up of single kind of atoms। एक ही तरह के एटम के मिलने से जो भी हमारा प्योर सब्सटेंस बनेगा, दैट प्योर सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज एलिमेंट। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सपोज कि आपके पास ये एक इतना बड़ा आयरन है का, आयरन का इतना बड़ा बॉक्स है, तो ये एक आयरन का इतना बड़ा आपका पास बॉक्स है या किसी भी चीज़ का। अब इसमें आयरन का बहुत सारा मॉलिक्यूल एटम होगा इस टाइप से, क्योंकि सॉलिड है आयरन तो उसका मॉलिक्यूल्स क्लोजली टाइटली पैक्ड होगा, तो इस टाइप से ये भी एक आयरन का है, दूसरे आयरन का, तीसरा आयरन का, चौथा आयरन का। तो ये आयरन को एलिमेंट तभी बोलेंगे कि जब ये सब सारा, इसको हम लोग बेसिकली एटम्स बोलते हैं, मतलब एटम वैसा हो गया जिससे मिल करके एक बड़ा पार्ट ऑफ एलिमेंट बनेगा हमारा। मतलब जैसे बॉडी हमारा सेल के मिलने से बना है, तो सेल हमारा क्या चीज़ हो गया? बॉडी का कंस्टिट्यूएंट हो गया। कंस्टिट्यूएंट मतलब जिस चीज़ से वो मिल करके बन रहा है, तो एलिमेंट बेसिकली एटम के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो एटम इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट। क्लियर? तो ये सब सारा एलिमेंट है। तो सारा अगर एक टाइप का एलिमेंट होगा, एक ही तरह का, ये एलिमेंट जैसा है वैसा ही सेम देखने में, सुनने में, शेप, साइज, इसके अंदर में जो चीज़ इस एटम के में प्रेजेंट है वही इसमें प्रेजेंट है, तभी हमारा सेम हो गया, सिंगल एक ही टाइप का हो गया। एक टाइप का कहने का मतलब शेप के अकॉर्डिंग भी सेम टाइप का, साइज के अकॉर्डिंग भी, उसके अंदर में जो चीज़ प्रेजेंट जितना इसमें उतना ही इसमें। तो अगर सेम टाइप का ये दोनों होगा, ये दोनों होगा, सारा एटम्स अगर सेम टाइप का होगा, तब जो हमारा प्योर सब्सटेंस होगा, दैट प्योर सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज एलिमेंट। तो एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। सिंगल टाइप मतलब एक तरह के एटम से, उसमें कोई दूसरा टाइप का एटम कभी भी नहीं आएगा। दैट हमारा सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस इज बेसिकली कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एट प्रेजेंट अभी के टाइम पे हम लोग को पूरा एटमॉस्फेयर में टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो एट प्रेजेंट देयर आर 118 एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट्स है हमारा? 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, मतलब 118 हमारे इस पूरे अभी यूनिवर्स में या इस पूरे एटमॉस्फेयर में ऐसा सब्सटेंस है प्योर जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर के बना हुआ है हमारा। क्लियर? इस 100 एलिमेंट्स में जो 92 एलिमेंट्स हैं, 92 एलिमेंट्स दैट आर नेचुरली अकरिंग, दैट आर नेचुरली अकरिंग। नेचुरली अकरिंग मतलब नेचर में खुद ब खुद ये हमको एलिमेंट प्योर फॉर्म में मिलता है या नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग गेन करते हैं। तो ये सब खुद से बना हुआ है, मतलब नेचर के द्वारा बनाया हुआ 92 एलिमेंट्स है। बाकी हमारा बच कितना गया? तो 118 में से अगर हम लोग 92 को, तो इट विल बी 6, इट विल बी 2। क्लियर? तो बाकी जो हमारा 26 एलिमेंट्स बच गया, तो बाकी जो 26 एलिमेंट्स हैं दैट आर ऑल मैन मेड एलिमेंट्स, खुद से बनाया हुआ एलिमेंट है। इसी को हम लोग मैन मेड एलिमेंट बोल देंगे, या फिर दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। आई बात समझ में? तो हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है केमिस्ट्री में, या ये टोटल हमारे इस एटमॉस्फेयर में, यूनिवर्स में, और जिसमें से हमारा 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग है, मतलब खुद ब खुद वो एग्जिस्ट करता है, नेचर के थ्रू हम लोग को मिलता है। जबकि बाकी जो 26 एलिमेंट्स हो गया उसको हम लोग खुद से बनाए हैं, हम लोग का मैनमेड है, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग आर्टिफिशियल है। आई बात समझ में? तो एलिमेंट वो हो गया कि प्योर सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम, और इसमें हमारे टोटल कितना है हमारे पास अभी फिलहाल के लिए? 118 है। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स का हम लोग को नाम ये सब जानना जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम लोग एलिमेंट्स का,
नाउ ये जो सारा एलिमेंट्स है हमारे पास 118 एलिमेंट्स, केमिस्ट्री में एक पीरियोडिक टेबल होता है। वो पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है, मेरा बेसिकली एलिमेंट का अरेंजमेंट है। एक अच्छा सा सुंदर सा टेबल टाइप का बना हुआ रहता है, जिससे हम लोग को एलिमेंट के बारे में पढ़ना आसान रहता है। तो एलिमेंट हमारा केमिस्ट्री का ABCD हो गया। तो ये हम लोग को अगर नहीं आएगा, इसके बारे में हम लोग को पता नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग आगे इसको प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो एलिमेंट हम लोग जान तो गए क्या होता है, और हम लोग ये भी जान गए कि टोटल 118 एलिमेंट्स है हमारे पास, जिसमें से कुछ एलिमेंट्स का मैं नाम यहाँ पे लिखता हूँ। बाकी जो बेसिकली हमारा एलिमेंट है उसको आप पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास होगा तो कम से कम 1 से लेकर के 30, मतलब ऊपर से स्टार्ट करना है। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नहीं होगा। अगर आपके पास ये क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री या कुछ भी ऐसा होगा जिसमें एलिमेंट्स का नाम दिया होगा, तो आपको कम से कम 1 से लेकर के 30 तक याद होना चाहिए। उसका एलिमेंट क्या क्या है, उसका सिंबल क्या होता है, किस चीज़ से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब टाइप्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करते हैं H से, हीलियम रिप्रेजेंट करते हैं, अब H से तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अगला से तो HE से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। देन इट कम्स लिथियम, देन Li से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। देन इट कम्स बेरिलियम, इसको हम लोग Be से रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब ये हो गया एलिमेंट का नाम और ये हो गया सारे का सिंबल। तो आप चाहो तो लिस्ट भी बना सकते हो ऊपर में, जैसे बेसिकली सिंबल, ठीक है। और ये एलिमेंट हमारा, ठीक है, बेरिलियम। नाउ इट कम्स बोरॉन, फर्स्ट में बी से, देन इट इज कार्बन C, ठीक है। नाइट्रोजन N, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिंबल इसका O फर्स्ट वाला, फ्लोरीन, सिंबल इसका फर्स्ट वाला F, देन नियन Ne, क्योंकि N से हम लोग नाइट्रोजन को डिनोट कर सके तो इसको भी N से कर देंगे तो फिर कन्फ्यूजन आ जाएगा, तो Ne, नियन। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे बहुत सारे हैं। कुछ जो कॉमन है हम लिख देते हैं, बाकी आपको उधर से पढ़ लेना है, ठीक है। सोडियम, अब इसका देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ ना S से डिनोट कर दिए ना SO से डिनोट कर दिए, कुछ नहीं, यहाँ से इसको हम लोग Na से डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए, तो इसका हमारा नाम के अकॉर्डिंग इसका सिंबल चेंज हो चुका है, इसको हम लोग एक पॉइंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम का नाम के अकॉर्डिंग हम लोग सिंबल नहीं लिखे, तो ये जो Na है ये भी इसके दूसरे नाम के अकॉर्डिंग है। मतलब जैसे नहीं होता है डिफरेंट नाम, अब घर का नाम कुछ भी है राम और स्कूल का नाम कुछ भी है समथिंग, कुछ भी होगा, तो घर का नाम कुछ और, स्कूल का नाम कुछ और, तो ऐसा थोड़ी कि इंसान बदल गया, इंसान तो वही है। अब जैसे मेरा एक्चुअल कैजुअल नाम मेरा मुकुल, घर का नाम मेरा राजा, तो ऐसा थोड़ी है कि राजा कोई और हो गया मुकुल कोई और हो गया, दोनों हम ही है, सेम ही है। बट हाँ, स्कूल में सारे लोग मुकुल बुलाते हैं तो मुकुल भी है, अगर घर पे सारे लोग राजा बुलाते हैं तो राजा भी है। तो सिमिलरली तो सोडियम का हमारा सिंबल Na, तो वो किस इसके दूसरे नाम से पड़ा है, दैट इज इट्स लैटिन नेम, और वो इसका लैटिन नेम है। तो लैटिन नेम है बेसिकली इसका, और लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज बेसिकली नाइट्रियम। लैटिन नेम सोडियम का क्या चीज़ है हमारा, नाइट्रियम, जिससे कि Na पर है, ठीक है। तो ये इसके दूसरे निक नेम से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम, देन इट इज नाउ क्या हो गया, हाँ, मैग्नीशियम, Ma से नहीं Mg, ठीक है, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम फॉर Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस फॉर P, सल्फर फॉर S,
क्लोरीन फॉर Cl, H को छोड़ देंगे हम लोग, Cl क्लोरीन, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, आर्गन फॉर Ar, पोटेशियम, अब फिर से पोटेशियम का सिंबल हो जाता है K। अब लीजिए फिर से इसका, तो इसके नाम पे नहीं है तो इसके फिर से निकनेम पे होगा, तो पोटेशियम का निकनेम हमारा मतलब इसका लैटिन नेम बेसिकली होता है कैलियम, तो इससे K, ठीक है, पोटेशियम देन कैल्शियम, कैल्शियम फॉर Ca। ये सिंबल है, इतना बड़ा बड़ा नाम हम लोग यूज़ नहीं करते हैं केमिस्ट्री में लिखने के लिए, ये सिंबल आसान है हम लोग को, तो उसी को हम लोग हेल्प करेंगे और लिखेंगे। तो कैलियम फॉर कैल्शियम फॉर Ca, कैलियम फॉर K। क्लियर, आई बात समझ में? तो क्या कैल्शियम तक हमारा हो गया, तो आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, नाउ इट इज स्कैंडियम, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय Sc, टाइटेनियम, Ti, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम फॉर V, क्रोमियम फॉर Cr, H को हम लोग छोड़ देते हैं, क्रोमियम, मैंगनीज Mn, ए को फिर से छोड़ देते हैं, मैंगनीज, आयरन अगेन रिप्रेजेंटेड बाय Fe, फिर से आयरन का नाम आई हुआ, Ir कुछ नहीं हुआ, Fe, तो फिर से इसके निकनेम पे इसका नाम है, मतलब लैटिन नेम पे, एंड लैटिन नेम इज बेसिकली फेरम, लैटिन नेम इसका क्या होता है हमारा, फेरम। क्लियर, तो मैंगनीज आयरन, दैट इज बेसिकली नेक्स्ट इज कोबाल्ट, दैट इज Co, निकल Ni, कॉपर, फिर से इसका सिंबल होता है Cu, फिर से इस पर नहीं हमारा डिपेंड किया, ना Co हुआ ना Cp हुआ, कुछ नहीं, तो फिर से इसका दूसरा वाला नाम निकनेम दैट इज इट्स क्यूप्रम, उस पे है जिंक, दैट इज बेसिकली जेड। तो ये 30 तक हो गया। क्लियर, तो कम से कम इतना एलिमेंट्स तो हमेशा आपको ध्यान में रहना ही चाहिए, क्योंकि ये सब एलिमेंट्स आपको हमेशा एकदम रेगुलर सीक्वेंस वाइज ऐसे ध्यान में होना चाहिए, यूज़ हमेशा पड़ेगा, तो इसको हमेशा ध्यान रखोगे। बाकी कुछ और एलिमेंट्स की मैं नाम लिख दे रहा हूँ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो सब भी आपको ध्यान में होना चाहिए। बेशक आप में से बहुतों को आता होगा, तो बोर फील करने वाली बात नहीं है, क्योंकि सिखलाना सारे को ज़रूरी है, आप सबको आना जरूरी है। अगर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसको ध्यान दे, आता है तब भी ध्यान दे। हो सकता है कोई चीज़ नहीं आता हो बीच का, तो मिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स हैं जिसको आप हमेशा ध्यान रखोगे। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ का हम लोग लिख देते हैं नाम, जैसे हमारा तो ये सब तो हो ही गया, कॉपर का लिख लिए, आयरन का लिख लिया हम लोग। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं लेड का, जैसे लेड, इसका सिंबल होता है Pb और इसका लैटिन नेम है बेसिकली, फिर से इसका निकनेम पे, इट्स लैटिन नेम इज प्लम्बम। क्लियर, नेक्स्ट इज टीन, टीन का सिंबल होता है Sn, फिर से इस पर डिपेंड नहीं किया, ये इसके खुद के लैटिन नेम में, एंड दैट लैटिन नेम इज स्टैनम। एक और एलिमेंट है आपका एंटीमनी, इसका सिंबल होता है Sb। क्लियर, फिर से इसके नाम पे नहीं है, इसके लैटिन नेम पे, दैट इज बेसिकली स्टीबियम। क्लियर, लेड, टेन, एंटीमनी, देन गोल्ड हम लोग यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं Au, फिर से इसके नाम पे नहीं हुआ हमारा, इसके दूसरे लैटिन नेम पे, दैट इज इसका लैटिन नेम होता है अरम, AuRum, दैट इज बेसिकली सिल्वर। फिर से इसके नाम पे सिंबल नहीं है, इसका Ag,
इसका फिर से लैटिन नेम दैट इज बेसिकली अर्जेंटम। और एक और आप ध्यान रखोगे दैट इज टंगस्टन, इसका सिंबल होता है W और इसका लैटिन नेम हो जाएगा वोल्फ्राम। क्लियर? और बाकी तो इधर में कुछ आपको लिखवाया सो है ही। तो इन सब एलिमेंट्स के भी आप नाम को हमेशा ध्यान में रखोगे कि इन सब का नाम हमारे इसके लैटिन नेम पे होता है। तो ये जो एलिमेंट है बेसिकली, जो कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि एलिमेंट बेसिकली होता है क्या चीज़ है, तो एलिमेंट इज बेसिकली दैट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। जो एक टाइप के एटम से बना हुआ होगा उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। और हम आपको बताएं कि अभी 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 92 एलिमेंट्स हमारा नेचुरली अकरिंग है, नेचर में खुद एग्जिस्ट करता है। बाकी एलिमेंट हम लोग खुद के द्वारा उसको बना रखे हैं और ये एलिमेंट ये सब है। तो दिस इज बेसिकली द ABCD ऑफ केमिस्ट्री। अगर ये सब आपको नहीं पता होगा तो यही एलिमेंट हमारा कुछ कुछ में पार्टिसिपेट करता है, तो इसका नाम चेंज होगा, ये सब चेंज होगा। तो ये एलिमेंट के बारे में बेसिक कम से कम 30 तक तो ये पता होना चाहिए, साथ में कुछ कॉमन यूज़ के हैं वो पता होना चाहिए। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको पता तो चलते ही रहेगा। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली कुछ नहीं पढ़े हैं, बेसिकली हम लोग स्टार्ट किया अपना सारा कुछ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा उसमें हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे कि एलिमेंट एक्चुअल में किस टाइप से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एक तो हम लोग मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट देखे ही हैं, और भी क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके कंस्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस चीज़ से मिल करके बना हुआ है, जो भी आपको बताएं एटम, एटम एक्चुअल में है क्या, कैसे कैसे एटम के बारे में पता चला, ये सब हम लोग धीरे धीरे बेसिक सारा कुछ पढ़ते जाएंगे। देन हम लोग पूरे अच्छे से एलिमेंट को जानेंगे, एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर, ये सब सारा कुछ पढ़ते हुए देन हम लोग एलिमेंट से प्रोसीड करेंगे कंपाउंड की तरफ। आप थोड़ा सा अगर देखिए, ये सब जो है आपका मतलब कहते हैं ना कि कुछ करने के लिए जो मजदूरी होता है ना, मेहनत मजदूरी, जैसे नहीं है कि आपको कोई चीज़ रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए जो हम लोग बेसिकली मजदूरी करते हैं, तो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारा बेसिक मजदूरी है। इसको अगर आप अच्छे से मजदूरी कर लोगे तो आपको केमिस्ट्री आगे पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको बेसिक आएगा। ये मजदूरी नहीं करके हम लोग डायरेक्ट अगर उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तब तो फुलिश से आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो हम लोग पहले शुरुआत में कुछ दिन मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, इसका हम लोग को रिजल्ट आगे केमिस्ट्री को पढ़ने में आपको मिलेगा। होप आपको समझ में आई होगी बात। तो इन सब को आप कंटिन्यूअस रिवाइज करोगे। साथ में एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए 10th की स्टडी और 11th की स्टडी का हमारा टोटल जो मोटो होना चाहिए, कैसे स्टडी होगा, वो हमारा 100% डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि 10th में हमारे पास लिमिटेड सिलेबस था, जिसके कंपेरिजन में 11th एंड 12th का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा है। आप अगर केमिस्ट्री की बात करें तो पूरे 10th में 4 से 5 चैप्टर आपका केमिस्ट्री का रहा होगा प्रोबेबली, बट 11th में अगर हम लोग बात करें तो अप्रोक्सीमेटली हमारा मतलब समझो कि आप इधर से 6 से 7 चैप्टर, लगभग 15 to 20 चैप्टर्स, हमारा मोर देन 15 चैप्टर्स सिर्फ केमिस्ट्री में ही है। तो उतना ही साल भर में आप 5-6 चैप्टर पढ़े हो, साल भर में 15 से 20 चैप्टर पढ़ना है, 20 चैप्टर्स अप्रोक्सीमेटली। तो आपके पास थोड़ा सा अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए, सारा कुछ आपको याद भी रखना है, सिर्फ पढ़ के भूल तो नहीं जाना है। तो पढ़ने होने का स्ट्रैटेजी अलग है, सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। बेस्ट एंड सबसे बेस्ट मेथड है सेल्फ स्टडी एज वेल एज बुक रीडिंग। ये दो चीज़ को आप 100% अगर माइंड करके चलते हो केमिस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सेल्फ स्टडी मतलब ये कि जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको क्या करना है कि जब कभी भी, जैसे अगर मैंने हाफ आवर या 1 आवर इसको पढ़ाया, तो आप 1 आवर इन्वेस्टमेंट टाइम दोगे उसको खुद से रिवाइज़ करने में, उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस करने से पहले, या फिर शाम में पढ़ने बैठे तो आप रिवीजन आवर रखोगे कि एक बार जो सर पढ़ाए हैं, जैसे जैसे सर जितना आराम से पढ़ाए हैं उन सारे को हम रिवाइज़ करेंगे। उससे क्या होगा, आपको जितना भी मेरा बोला हुआ बात है उस टाइम याद आएगा। साथ में इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर, जैसे बेसिक कोई चैप्टर चल नहीं रहा है, आगे की बात कर रहा हूँ मैं, तो कोई चैप्टर चलेगा तो उसका आपको बुक रीडिंग एकदम 100% जरूरी है। बुक सबसे बेस्ट है NCERT, NCERT इज़ द बेस्ट बुक, कोई साइड बुक की ज़रूरत नहीं है। बाकी न्यूमेरिकल के लिए मैं बुक आपको बताऊंगा, वो आप खरीदना। बस ऐसे थ्योरी पढ़ने के लिए कोई साइड बुक की ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ हमेशा माइंड करके चलिए, रिवीजन शुड बी रेगुलर, डेली रिवाइज होना चाहिए जो चीज़ पढ़ाई हो रहा है एकदम 100% और हमारा सेकंड की बुक रीडिंग होना चाहिए। साथ में जो पढ़ा रहे हैं, होमवर्क दिया जा रहा है वो तो करना ही है। ये दोनों चीज़ आप रेगुलर करके देखो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप छोड़ दोगे कि हाँ पढ़ें, फिर सब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर आगे पढ़ लेंगे, रिवाइज़ नहीं किए, उससे मतलब नहीं है। तो वैसे में आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, आपको याद कुछ भी नहीं रहेगा। तो इन दो चीज़ों को माइंड कीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।